चलिए तो अब देख लेते हैं श्वसन पथ के बारे में। श्वसन पथ, ठीक है। श्वसन पथ में 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, केप्स चक्र और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। एक तो हो गया ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, केप्स चक्र, और चौथा हो गया ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, केप्स चक्र, ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस और केप्स चक्र के मध्य योजक कड़ी को क्या कहा जाता है? लिंक रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथ कहा जाता है। ईएमपी पाथ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण की प्रक्रिया ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। पाइरूवेट निर्माण से 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पाइरूवेट निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2 एटीपी के अणु
खर्च हो जाते हैं, खर्च हो जाते, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 2 एटीपी के अणु जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, और 2 एटीपी के अणुओं का लाभ होता है। एटीपी के अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में में NADPH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, 2 NADPH2 बराबर 6 एटीपी होते हैं, 6 एटीपी होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कुल टोटल 8 एटीपी अणु, 8 कौन कौन से, 6 तो ये हो गए और 2 एटीपी ये हो गए। 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया वायवीय तथा अवायवीय दोनों अवस्थाएं में होती है। श्वसन पथ, पहला चरण हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथ कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथ कहा जाता है। ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पाइरूवेट निर्माण से कितने अणुओं का निर्माण होता है, 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। पाइरूवेट निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4 में से 2 एटीपी अणु तो खर्च हो जाते हैं। 2 एटीपी अणु जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, और 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणुओं का निर्माण होता है, 2 अणुओं का निर्माण होता है। 2 NADPH2 बराबर 6 एटीपी होते हैं, 6 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। टोटल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, 8। कौन कौन से हो गए, 6 एटीपी अणु ये हो गए, और 2 एटीपी ये जिनका लाभ होता है, तो टोटल हो गए 8 एटीपी अणुओं। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है वो वायवीय तथा अवायवीय दोनों अवस्था में होती है। ये अपने ग्लाइकोलाइसिस जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे लिंक रिएक्शन।
क्या हो गया? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हो गया। लिंक रिएक्शन क्या है? लिंक रिएक्शन पाइरूवेट का एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित होना। लिंक रिएक्शन कहलाता है। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग, मैट्रिक्स भाग में होता है। मैट्रिक्स भाग में होता है। मैट्रिक्स भाग में होता है। इसके बाद लिंक रिएक्शन Na लिंक रिएक्शन NADPH2 के दो अणुओं का निर्माण करता है। लिंक रिएक्शन जो है वो NADPH2 के दो अणुओं का निर्माण करता है। अतः लिंक रिएक्शन में ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस और केब्स चक्र की मध्य योजक कड़ी किसको कहा जाता है? लिंक रिएक्शन को कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा केब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी को क्या कहा जाता है? लिंक रिएक्शन कहा जाता है। लिंक रिएक्शन पाइरूवेट ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था? पाइरूवेट का निर्माण हो रहा था। क्या हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस में? पाइरूवेट का निर्माण, ग्लूकोज से पाइरूवेट का निर्माण हो रहा था। लिंक रिएक्शन में क्या होता है? पाइरूवेट का एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित होना ही लिंक रिएक्शन कहलाता है। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है। लिंक रिएक्शन NADPH2 के दो अणुओं का निर्माण करता है। NADPH2 के दो अणु का निर्माण अर्थात 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा केब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी को ही लिंक रिएक्शन कहा जाता है। ये अपने हो गया श्वसन पाथ का सेकंड चरण। लिंक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम
केब्स चक्र के बारे में। केब्स चक्र में क्या होता है? केब्स चक्र में क्या होता है? अब केब्स चक्र, केब्स चक्र, ठीक है। केब्स चक्र ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था? ग्लूकोज से पाइरूवेट का निर्माण हो रहा था, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होना। अब एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्जेली एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया, एसिटाइल को एंजाइम से ऑक्जेली एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को केब्स चक्र कहा जाता है। केब्स चक्र कहा जाता है। केब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग, कौन से भाग में? मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। केब्स चक्र में क्या होता है? केब्स चक्र में 1 GTP 3 NADPH2 तथा 1 FADH2 अणुओं का निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण होता है। केब्स चक्र में क्या होता है? 1 GTP 3 NADPH2 तथा 1 FADH2 अणुओं का निर्माण होता है। 1 GTP बराबर 1 GTP हो गया। 1 GTP बराबर 1 ATP अणु, 3 NADPH2 3NADPH2 बराबर 2 NADPH2 अणुओं का 6 ATP था, तो 3 का क्या हो जाएगा? 1 NADPH2 अणु का 3 ATP हो गया, 3 ATP हो गया। 1 का 1 NADPH2 का 3 ATP हो गया। 2 का हो जाएगा 3 और 3 6, 3 का हो जाएगा 3 और 3 9, तो ये क्या हो गया? 9 ATP अणु। इसके बाद एक FADH2 FADH2
ये क्या हो जाएगा, एक तो 2 एटीपी के अणु यहाँ हो गए, टोटल कितने हुए 12। अतः केब्स चक्र में 12 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, अब केब्स चक्र को पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है। केब्स चक्र को पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है, केब्स चक्र के पूर्ण ऑक्सीकरण से 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लो। केब्स चक्र सबसे पहले तो था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पाइरूवेट का निर्माण हो रहा था, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तन होना क्या हो रहा था, लिंक रिएक्शन। केब्स चक्र में क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्जेली एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, केब्स चक्र कहा जाता है। केब्स चक्र जो है वो किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है। केब्स चक्र में 1 GTP 3 NADPH2 तथा 1 FADH2 अणुओं का निर्माण होता है। 1 GTP बराबर 1 ATP, 3 NADPH2 बराबर 9 ATP, 1 FADH2 बराबर 2 ATP। तो केब्स चक्र में 12 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। केब्स चक्र को पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है, 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होगा, 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यहां तक की कहानी क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये हो गया अपने चौथा चरण, लास्ट चरण, परिवहन तंत्र ETS। ठीक है, ETS कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की ETS माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक
झिल्ली पर होता है या झिल्ली में होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आंतरिक झिल्ली में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से श्वसन प्रक्रिया से निर्मित जीटीपी NADPH2 तथा FADH2 को एटीपी में रूपांतरित करती है। एटीपी में रूपांतरित करने का कार्य करती है, रूपांतरित करती है। ठीक है, एटीपी में रूपांतरित करती है। एटीपी का जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, क्योंकि आंतरिक परत पर सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र श्वसन पथ का चौथा चरण। ठीक है, ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। ठीक है, ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से श्वसन प्रक्रिया से निर्मित जीटीपी NADPH2 तथा FADH2 को एटीपी में रूपांतरित करते हैं। एटीपी का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। क्योंकि आंतरिक परत पर सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम
पाया जाता है। ये हो गए अपने श्वसन पथ के 4 चरण कंप्लीट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरूवेट का निर्माण होता है। इसके बाद आ गया लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तन होना, लिंक रिएक्शन होता है। इसके बाद आ जाएगा केप्स चक्र में क्या होगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्जेली एसिटिक अम्ल में परिवर्तित होता है। ये हो गया केप्स चक्र के बाद आ जाएगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। परिवहन की सहायता से श्वसन प्रक्रिया से निर्मित जीटीपी यानी डीपीएच2 FADH2 को एटीपी में रूपांतरित करते हैं। एटीपी का सबस्टेशन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है, और क्योंकि आंतरिक परत पर सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। श्वसन पथ